बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 15 है और सिंपल माइक्रोस्कोप का टॉपिक है हमारा। और ये इससे पहले हमने सिंपल कैमरा और जो है वो स्लाइड प्रोजेक्टर पढ़ लिया था। ये जो टॉपिक हैं ये एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज हैं, तो ये वाला भी एप्लीकेशन ऑफ लेंस में ही इसका शुमार है। और ये बेसिकली 5वां यूज़ है। जो 5 केसेस थे ना, कन्वेक्स लेंस के जो 5 केस थे, तो जो उसका 5वां केस था ये उसके ऊपर आज जो है वो पूरा लेक्चर बना हुआ है। तो इसको शुरू करने से पहले हम एक डेफिनेशन है मैग्नीफिकेशन के नाम से, वो जो है आप याद कर लें। बहुत आसान सी है क्योंकि ये डिफ़ाइन जो है वो फिर आगे हमने इस्तेमाल करना है। तो व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन? द रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस Q टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। आपको याद होगा कि जब हमने वो 5 केस पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखते थे और दूसरी तरफ इमेज बनता था। तो लेंस से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल p, और लेंस से जो इमेज का डिस्टेंस था दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल q। तो यही बात वो कर रहा है, द रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस q टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। कि दोनों डिस्टेंसेस को, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इन दोनों की रेशो ले ली जाए तो दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। और याद रख लें, मैग्नीफिकेशन हैज़ नो यूनिट। क्यों? कि जो Q होगा वो भी सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा, नीचे P भी वैसे ही होगा, तो वो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट मैग्नीफिकेशन हैज़ नो यूनिट। उसके बाद जो है द रेशो ऑफ इमेज हाइट HI टू द ऑब्जेक्ट हाइट HO इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। यानी 2 तरीक़ों से आप मैग्नीफिकेशन मालूम कर सकते हैं। बल्कि मैं ये यूँ भी कह सकता हूँ कि हम मैग्नीफिकेशन 3 तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। याद रख लें, 3 तरीक़ों से मैग्नीफिकेशन मालूम की जा सकती है। नंबर 1, रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नंबर 2, रेशो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। और नंबर 3, रेशो ऑफ इमेज एंगल टू द ऑब्जेक्ट एंगल। इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल ये देख लें, 3 तरीक़ों से आप मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन कर सकते हैं। एंगल को डिवाइड करके, और तमाम में इमेज से मुतल्लिक़ चीज़ें ऊपर आ रही हैं। ये इमेज से मुतल्लिक़ ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड तीनों चीज़ें जो हैं वो नीचे डिवाइड कर रहे हैं। तो मैग्नीफिकेशन को डिफ़ाइन करने के 3 तरीके हैं। तो बहरहाल ये हमने डिफ़ाइन कर लिया। अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन सिंपल माइक्रोस्कोप। कि सिंपल माइक्रोस्कोप को एक्सप्लेन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है। या फिर अगर हम इसके छोटे छोटे पार्ट कर दें तो वो फिर यही क्वेश्चन यूँ बन जाएगा जिसके 3 कम से कम पार्ट बने हुए हैं। When convex lens acts as a magnifying glass, what is magnifying power of simple microscope, or what is resolving power of simple microscope? एक बात याद कर लें कि कन्वेक्स लेंस का जब 5वां केस होता है तो 5वें केस के अंदर हम कन्वेक्स लेंस को या तो सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं या उसी कन्वेक्स लेंस को फिर हम मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। क्यों? कि उस केस के अंदर वो चीज़ों को बड़ा करके
दिखाता है, मैग्नीफाई कर देता है। तो वो क्योंकि ग्लास है, शीशा है, इसलिए इसका नाम मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। और इसको सिंपल माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये माइक्रोस्कोप है, छोटी चीज़ को बड़ा कर देता है, इसलिए इसको माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। और सिंपल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक ही लेंस हम यूज़ करते हैं, तो इस वजह से ये सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहलाता है। तो बहरहाल जी, ये 3 पार्ट्स हैं इसके ये 3 हिस्से हैं। अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं तो वो कुछ यूं बनेगा, नंबर 1 यहाँ तक, नंबर 2 ये, और नंबर 3 ये। व्हाट इज़ रिजॉल्विंग पावर? तो व्हेन कन्वेक्स लेंस एक्ट्स एज मैग्नीफाइंग ग्लास या व्हेन कन्वेक्स लेंस एक्ट्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसका जवाब ये है, सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास बहुत आसान है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस की फोकल लेंथ के अंदर रख दें, 5वां केस बन गया ये, तो देन अ virtual erect and a magnified image is seen clearly at 25 centimeter from normal eye। एक सेहतमंद आँख जो है वो 25 सेंटीमीटर के ऊपर उसकी तस्वीर को देख लेती है। तो इन दिस केस कन्वेक्स लेंस एक्ट एज सिंपल माइक्रोस्कोप या एक्ट एज मैग्नीफाइंग ग्लास, या in this case convex lens is called simple microscope या is called magnifying glass। ये बोर्ड के पेपरों में अल्फाज थोड़े से वो चेंज कर देते हैं, तो बच्चे फिर परेशान होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तारीफ भी है, और ये कब सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाता है ये भी है। और ये 5वां केस तो आपके सामने है। ये अगर आप यहाँ पर गौर करें, मैं इसको 1 मिनट के लिए ये कहता हूँ कि जी ये F है, तो ये F है, यहाँ से ये C है, ये F है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ के अंदर रखा गया है। तो जब ये अंदर रखा गया है तो असल में होना क्या है भला, एक रे यहाँ से जानी है पैरेलल, तो ये पैरेलल रे जाएगी और ये इधर F से गुजरेगी, और दूसरी रे यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी। तो ये फिर साफ ज़ाहिर है जो अपना ये रे होंगी तो अपना ये यहाँ पर जाकर मिलेंगी, तो यहाँ पर उसका इमेज बनेगा, जिस तरह के हम 5वें केस में गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर बना चुके हैं। और अब मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने आगे समझाना है। तो बहरहाल ये हमारे पास 5वां केस है। वो कहता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ, तो ये फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ है। देन अ विर्चुअल, तो देख लें ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, तो विर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, तो ये बड़ी इमेज बनती है। इज़ क्लियरली सीन एट 25 सेंटीमीटर, तो ये आँख से, ये आँख है, तो ये आँख से 25 डिस्टेंस के ऊपर जो है वो इमेज बनती है। तो ऐसी सूरत में देन दिस कन्वेक्स लेंस इज़ कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप, देन दिस कन्वेक्स लेंस इज़ कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये कन्वेक्स लेंस है। तो उम्मीद है ये वाली डेफिनेशन भी आप लोगों को समझ आ गई। अब हम आते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है ये असल में वही मैग्नीफिकेशन ही है, याद रख लें। तो लफ्ज़ मैग्नीफिकेशन हम यूज़ करते हैं आम तौर पर जब ये डिस्टेंसेस हों, तो उस वक्त हम मैग्नीफिकेशन यूज़ कर देते हैं। Q और P डिस्टेंस है, HO डिस्टेंस है। लेकिन आम तौर पर जब हम एंगल यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर हम मैग्नीफाइंग पावर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। वैसे है ये भी मैग्नीफिकेशन ही, तो जिसको हमने मैग्नीफाइंग पावर कह दिया कि उस लेंस की कितनी पावर है, कितना वो चीज़ को बढ़ा देता है। तो ये इसलिए यहाँ पे लफ्ज़ हम मैग्नीफाइंग पावर यूज़ करते हैं। और इसका डिफ़ाइन
इसको सामने रख कर बनाया गया है। ये एंगल ऑफ द इमेज और एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें होगा क्या, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर इसको स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह, तो सब कुछ बात क्लियर हो जाएगी। तो तवज्जो करेंगे तमाम बच्चे। बेटा एक नॉर्मल जो आई होती है ना, नॉर्मल आई, सेहतमंद आँख, जो तकरीबन आम तौर पर, वैसे तो आजकल 5-6 साल के बच्चों की भी निगाह कमज़ोर हो जाती है, लेकिन एक नॉर्मल आई अगर सही हो तो 20 साल तक, 25 साल तक जो है वो बंदे की निगाह जो है वो ठीक होती है। तो ये याद रख लें कि एक नॉर्मल जो आँख है ना, तो वो किसी भी जिस्म को जब देखती है तो वो जिस्म आँख से जो उसका फासला है वो 25 होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर के ऊपर। और ये 25 सेंटीमीटर तकरीबन इतना फासला बनता है, तकरीबन ये 10 इंच के बराबर, 10 इंच के बराबर ये 25 सेंटीमीटर फासला होता है। ये वाला, ये जहाँ मैंने उंगली रखी हुई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना फासला। अगर कोई चीज़, कोई किताब वगैरह कोई किताब वगैरह बेटा अगर यूं रखी जाए, ये एक सेहतमंद आँख की बात कर रहा हूँ कि सेहतमंद आँख के सामने ये किताब यहाँ रखी जाए तो, और आँख फिर यहाँ हो, तो इतना फासले पर जब आप किताब रखेंगे और पढ़ेंगे तो ये तस्वीर सही बनती है एक नॉर्मल आई के अंदर, सही है। और अगर ये इतना फासले से बढ़ा, ये देखें, ये 25 फासला है, ये 25 सेंटीमीटर है, और इसको नियर पॉइंट बोलते हैं। फिज़िक्स की ज़बान में इसको बोलते हैं नियर पॉइंट, कि ये नियर पॉइंट है, करीबी नुक्ता, नियर करीबी, पॉइंट नुक्ता। तो करीबी नुक्ता, नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल आई, कि एक जो सेहतमंद, नॉर्मल आई से मुराद सेहतमंद आँख, तो सेहतमंद आँख के लिए जो नियर पॉइंट होता है उसका जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये डिस्टेंस होगा 25। और अगर एक नॉर्मल आई हो और ये जो डिस्टेंस है, अगर हम ये किताब इससे दूर ले जाएं तो वो उसको क्लियर नज़र नहीं आएगी नॉर्मल आँख को। और अगर ये किताब इस 25 से नज़दीक ले आएँ तो भी उस आँख को ये क्लियर नज़र नहीं आएगी। तो 25 डिस्टेंस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नज़र आता है। ये तमाम बच्चे अपने दिमाग में ये बात बिठा लें, और ये यहाँ यही कुछ किया गया है कि ये वो अल्फाज हैं जिसको मैंने ये इस तरह एरो बना दिया है। ये जो अल्फाज हैं ना, इन्हीं अल्फाजों को मैंने ये एरो की शक्ल में बना दिया है कि ये वो अल्फाज हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये अल्फाज ही ये ऑब्जेक्ट हैं, और ये इंसानी आँख है। तो इंसानी आँख से इन किताब का जो फासला है ये 25 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को आप P कह सकते हैं कि दैट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P। तो ये D है और वो बराबर है किसके भला, 25 सेंटीमीटर के बराबर है। तो और इस दौरान जो ये एंगल बना रहा है आँख के साथ, तो ये एंगल जो बन रहा है जो थीटा O है, तो याद रख लें O फॉर ऑब्जेक्ट और थीटा फॉर एंगल। तो ये वो एंगल है जब आप ऑब्जेक्ट को अनएडेड आई, ऐसी आँख जिसको कोई हेल्प नहीं दे रहे, जिसको आप कोई एड नहीं दे रहे, ठीक है, तो ये हो गया एक चीज़। अब दूसरी चीज़, अब अगर मैंने यही आपको अभी बताया है कि ये अगर 25 के ऊपर ये किताब मौजूद है और नॉर्मल आँख है, तो अगर हम ये फासला इस ऑब्जेक्ट को नज़दीक करते हैं, यहाँ कर दें, आँख के बिल्कुल बेटा यहाँ नज़दीक कर दें, तो फिर जो नॉर्मल आँख है ना, आप ये ख़ुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में बैठ के अभी
कि यहाँ पे आप इसको ले आएँ, यानी पहले ये 25 पर थी तो ये बिल्कुल क्लियर था। अगर आप इसको यूँ आगे करते आएँ और तो आपको ये जो अल्फाज हैं वो ब्लर्ड नज़र आना शुरू हो जाएंगे, धुंधले धुंधले अल्फाज नज़र आएंगे। तो गोया के ये जो जिस्म है, ये जो अल्फाज हैं, ये जो किताब है, इसको अगर आप इधर आगे लेते आए और यहाँ ले आए, ये फासला यहाँ से यहाँ तक था 25। अब आपने इस जिस्म को यहाँ से सफ़र करवाया और यहाँ ले आए। अब साफ ज़रा अगर ये यहाँ से यहाँ तक 25 है तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में 7-8 होगा, 7-8 सेंटीमीटर। तो अब ये नार, अगर ये लेंस ना हो, ये लेंस ना हो, जो कि ये कन्वेक्स लेंस है, ये ना हो और ये आँख हो, तो अब यही ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब ये 8 सेंटीमीटर पर मौजूद है, जबकि यही यहाँ आँख से 25 पर दूर था। तो जब ये यहाँ था तो आँख इसको क्लियर देख रही थी। जब ये 25 से करीब होके 8 पर पहुँच गया तो अब जो है ये आँख, लेंस अभी समझे नहीं है, ये लेंस फ़र्ज़ कर लें नहीं है, तो फिर ये इस आँख को ये जो अल्फाज हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये धुंधला धुंधला नज़र आएगा, ये अल्फाज धुंधले नज़र आएंगे। फिर उसका हल क्या है? उसका हल ये है, फिर आँख के आगे कन्वेक्स लेंस रख दें। तो जब कन्वेक्स लेंस रखेंगे तो फिर वो धुंधले अल्फाज जो आँख को धुंधले लग रहे थे, अब वही अल्फाज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वो क्यों क्लियर हो जाएंगे कि अब लेंस के सामने आने से, चूँकि ये जो ऑब्जेक्ट था उसकी फोकल लेंथ के अंदर आ गया और ये 5वां केस बन गया, तो अब यही ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। अब आँख को ये ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, बल्कि आँख को ये इमेज नज़र आ रहा है। तो एज ए रिज़ल्ट ये 25 के डिस्टेंस के ऊपर, ये Q बराबर है 25 होगा, तो ये 25 के डिस्टेंस के ऊपर आपको इमेज क्लियर नज़र आएगा। फिर सुन लें, इसको बोलेंगे कि ये जो है हम इसको लेंस के थ्रू देख रहे हैं। तो ये लेंस के थ्रू देख रहे हैं और वो बग़ैर लेंस के देख रहे हैं। तो तवज्जो करेंगे, जब बग़ैर लेंस के देखेंगे तो उस वक्त एंगल थीटा ओ होगा, और जब लेंस के थ्रू देखेंगे तो उस वक्त थीटा फिर आई बन जाएगा। तो यही चीज़ें यहाँ पर बयान की जा रही हैं। द रेशो ऑफ द एंगल मेड, क्योंकि पहले हमने इमेज की बात करनी है तो इसकी बात बाद में करेंगे, इसकी बात पहले करेंगे। देखो ना ये इमेज, तो इमेज वाली बात पहले करेंगे और ऑब्जेक्ट वाली बात, इसकी बात बाद में करेंगे। तो तवज्जो करेंगे, द रेशो ऑफ द एंगल आपकी बुक में है सबटेंडेड, मैंने उसको आसान करके मेड, द एंगल, द रेशो ऑफ द एंगल मेड बाय द इमेज, के वो एंगल जो इमेज बनाती है। ये देखो ना, ये वाला एंगल इमेज बना रही। अब कोई बच्चा ये सोच सकता है, मुझे पता है सर ये एंगल इमेज का है, सर यही एंगल ऑब्जेक्ट का भी तो है। ये आपको ज़रूर ख्याल आएगा किसी ना किसी बच्चे के जहन में कि सर देखें कैसे गोल मोल बात करके जा रहे हैं कि भाई यही एंगल ऑब्जेक्ट का भी तो सर वही एंगल है ना, इमेज का भी तो वही एंगल है ना। तो मैं कहूँगा हाँ जी वही है। तो सर फिर आप इमेज की बात क्यों कर रहे हैं? तो भाई बात सुने, यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये हमें आँख को ये थोड़ी नज़र आ रहा है। अब इस वक्त लेंस जब यहाँ मौजूद है तो इस आँख को क्या ये ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है? तो आपका जवाब होगा नहीं, और है भी यही बात कि ये ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा। अब तो इस आँख को ये इमेज नज़र आ रहा है। तो फिर साफ ज़ाहिर है ये एंगल उसका हुआ, इसका तो ना हुआ। उम्मीद है अब बात आपको समझ आ रही होगी। जबकि वहाँ पर लेंस नहीं है तो वहाँ पर वो जो एंगल है ना वो ऑब्जेक्ट का है। तो ये वाला एंगल इमेज का है, ऑब्जेक्ट का नहीं है। तो खैर, द रेशो ऑफ द एंगल मेड बाय द इमेज, कि जो इमेज एंगल बनाता है थीटा ओ आई, तो एज सीन थ्रू द कन्वेक्स लेंस। तो ये एंगल हमने कब बनाया?
जब कन्वेक्स लेंस के थ्रो के ज़रिए से हमने देखा। आपकी बुक में यहाँ पर कन्वेक्स लेंस नहीं है, जबकि यहाँ दिया हुआ है एज सीन थ्रो द ऑप्टिकल डिवाइस। तो याद रख लें, ये कन्वेक्स लेंस जो है वो ऑप्टिकल डिवाइस ही है, और मैंने ऑप्टिकल डिवाइस को चेंज करके यहाँ कन्वेक्स लेंस क्यों लगा दिया, क्योंकि हमारा टॉपिक ही सारा कन्वेक्स लेंस का चल रहा है, तो हमें यहाँ ऑप्टिकल डिवाइस लिखने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने दो चीज़ें यहाँ चेंज कर दी हैं, ये मेड लगवाया है जो कि सबटेंडेड था, और यहाँ पर कन्वेक्स लेंस लगाया है जो कि वहाँ पर ऑप्टिकल डिवाइस था, क्योंकि कन्वेक्स लेंस भी ऑप्टिकल डिवाइस है। इस तरीके से आप लोगों के लिए याद करना थोड़ा इजी होगा। 2 द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट थीटा ओ। तो अब उसकी बात बाद में करनी है बट्टे के नीचे वाले की। तो टू द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट थीटा ओ टू द अनएडेड आई। तवज्जो करेंगे, अनएडेड आई, कि जब आँख को किसी चीज़ की मदद ना मिली हो। तो देखो यहाँ पर आँख को इस कन्वेक्स लेंस की मदद मिली हुई है, जबकि यहाँ पर आँख को किसी और डिवाइस की मदद नहीं मिली हुई। तो यहाँ क्योंकि ये बात की बात है जो बट्टे के नीचे है, तो ये क्योंकि हम वहाँ पर कोई हेल्प नहीं दे रहे, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू द अनएडेड आई। तो इज़ कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर, कि इस रेशो का नाम जो है वो मैग्नीफाइंग पावर है। उम्मीद है अब ये पूरा डिफ़ाइन जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आखिरी मरतबा फिर सुन लें, द रेशो ऑफ द एंगल मेड बाय द इमेज, के वो एंगल जो है जो इमेज बनाता है, ये बनाता है टू द एज सीन थ्रू द कन्वेक्स लेंस। जब हम इसको कन्वेक्स लेंस के ज़रिए से देखते हैं, टू द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, और डिवाइड कर देंगे उस एंगल से जो ऑब्जेक्ट बना रहा है, टू द अनएडेड आई, जब आँख को किसी चीज़ की एड नहीं मिल रही। तो इस तरीके से ये मैग्नीफाइंग पावर हो गया, और इसके मुताबिक जो है ये फार्मूला आया हुआ है। तो ये जब डिफ़ाइन आएगा तो ये आप जो है अगर 2 नंबर का डिफ़ाइन आ जाए फिर तो ये डिफ़ाइन ही काफ़ी है, और उसके बाद ये फार्मूला लिख देंगे काफ़ी है। लेकिन अगर ये लॉन्ग आ गया तो फिर साथ में आपको ये फिगर वगैरह भी बनानी पड़ जाएंगी। और उसके बाद अब ये थीटा आई और थीटा ओ है, तो ये चीज़ जो है ना वो इस चीज़ के बराबर है, 1 + d/f के बराबर है। इसका प्रूफ अगरचे आपकी बुक में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसका प्रूफ करवा दिया है। तो फ्रॉम लेंस फार्मूला 1/p + 1/q = 1/f एज हेयर इमेज इज़ वर्चुअल। तो यहाँ पर इमेज क्योंकि वर्चुअल है, इरेक्ट है, तो यहाँ पर q जो होगा वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो इसलिए यहाँ जो +1/q था तो ये बन जाएगा -1/q। तो अब ये यहाँ पर माइनस आ गया वर्चुअल की वजह से। अब ये माइनस का q है, तो मल्टीप्लाइंग बाई q टू बोथ साइड, तो यहाँ पर भी तो ये q/p बनेगा, ये q/q से 1 आ जाएगा और q/f बचेगा। अब ये देखें बेटा, ये जो माइनस का 1 है इधर चला गया तो प्लस का 1 हो गया, तो 1 + q/f, और ये बन गया q/p। तो ये q/p = 1 + q/f। तो ये चीज़ है। अब आप इसको यूँ कर सकते हैं तमाम बच्चे कि अब क्योंकि आगे जगह नहीं थी, तो फिर आप यूँ कह सकते हैं कि भाई इसका अगला जो टॉपिक है वो ये है, यानी यूँ समझ लें ये किया हुआ है, ये इसके अगला स्टेप वो मैंने कर दिया है। तो q/p को देखें, q/p किसके बराबर है, m के बराबर है। तो q/p को हमने m कह दिया, 1 + q/f है, ये q/f है। एज q = d, क्योंकि q जो है वो d के बराबर है, ये फासला जो है इमेज डिस्टेंस वो 25 होता है, तो q को हटाकर d लगा देंगे, तो m = 1 + d/f, और ये वही फार्मूला है जो हम साबित करना चाहते थे। तो गोया बेटा बात सुन लें, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये सेकंड पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, मैग्नीफाइंग व्हाट इज़ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। और ये बात याद रख लें, ये लिखी हुई तो सिर्फ डिफ़ाइन है,
लेकिन इस डिफ़ाइन को समझाने के लिए जो मैंने थ्योरी बताई है, ये सारी थ्योरी आपकी बुक में मौजूद है। अब साफ ज़रा लिखने का टाइम नहीं है, समझा मैंने दिया है, हर चीज़ जो वहाँ लिखी हुई है मैंने डिटेल से वहाँ समझा दी है। तो अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा जी, आज के लेक्चर का हमारा आखिरी टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप या रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट्स। तो याद रख लें, रिजॉल्विंग पावर द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट या द एबिलिटी ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। तो इसका मतलब ये बनता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम आजकल जो हमारे पास टच मोबाइल हैं उसमें जब हम कोई तस्वीर लेते हैं, किसी पेपर दिया, टेस्ट दिया, जब आप लोग टेस्ट देते हैं तो उसकी तस्वीर जब आप हमारे पास भेजते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उस तस्वीर को हम अपना जूम करते हैं, उसको यूँ यहाँ पर ज़ोर दिया स्क्रीन के ऊपर तो वो तस्वीर ऊपर और खुलती चली जाती है, बड़ी होती चली जाती है। तो वो जो अल्फाज एक वर्क का एक लिखा हुआ पेज जो पहले दूर से बहुत क्लोज, बहुत छोटा होता है, उसके अल्फाज नज़र नहीं आ रहे होते, तो हम उसको जूम करते जाते हैं तो हर लाइन, हर लफ्ज़ वाज़े होता चला जाता है। फिर जितना अच्छा मोबाइल होता है तो उसके अंदर ये जो सिफत है वो और अच्छी होती है, उसको हल करने की, उसको तहलील करने की। तो इसी चीज़ का नाम जो है वो रिजॉल्विंग पावर होती है कि दो चीज़ें जितनी क्लोज हों उनको वो अलग करके दिखा दे, डिस्टिंग्विश करके दिखा दे। अब मसलन हमारे हाथ पर जो लकीरें मौजूद हैं, इसको अगर हम वैसे देखें तो हमारा आँख के अंदर भी लेंस मौजूद है, लेकिन ये इनको इतना बड़ा करके नहीं दिखा रहा। इसके सामने अगर हम वो कन्वेक्स लेंस रख दें, सिंपल माइक्रोस्कोप रख दें और फिर देखें तो यही जो बारीक लाइनें हैं ये आपको बड़े बड़े गड्ढे नज़र आएंगे। तो उस लेंस ने जो इनको टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स या टू क्लोजली प्लेस्ड लाइंस को जो उसने अलग अलग करके दिखा दिया, डिस्टिंग्विश करके दिखा दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर ऑफ दैट लेंस। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश, कि वो उसको अलग अलग कर दे बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। तो इसके साथ ही बेटा जी हमारा आज का लेक्चर जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।